Good morning my dear students. Today is our turn of SST हिस्ट्री. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. इसमें हमने क्या क्या कवर किया था आप लोगों को याद होगा. कार्टोग्राफर के बारे में पढ़ा था, कार्टोग्राफर किसे कहते हैं, और न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था कि हिंदुस्तान नाम किसने रखा था. हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज सोर्सेज, इसमें हमने जाना था कि कैसे हम अपने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. और अब हम ये देखेंगे कि इस पेज पे कि कैसे है ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह जो लिखे जाते थे, जैसे पहले के लोग लिखते थे ना, पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस. मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैंने आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी बताया था. मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है. ओके और ये कौन कलेक्ट करता है मैन्यूस्क्रिप्ट? सारे रूलर्स, वेल्दी पीपल, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्री माने जो मठ वगैरह होते हैं ना वो, और टेम्पल्स, ये सब क्या करते थे? अपनी लाइब्रेरीज में इसको आर्चीव्स में रखते थे. दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़. इन सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या होता था कि हमको डिटेल्ड पूरी इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस देते थे. ओके नाउ आर्चिव देखिए क्या है. आर्चिव अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस. आर्चिव वो जगह होती है जहाँ पे पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास रखे रहते हैं एक रिकॉर्ड के थ्रू. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. ठीक है, पहले के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहता था, तो इस मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह क्या होता था, सब यूज़ होता था, हैंड रिटन होता था. ओके नाउ समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस वॉट इज़ रिटन. एज अ रिजल्ट दे आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क. मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर एज स्क्रिप्ट्स copied manuscripts. They also introduced small changes of word here, a sentence there. Their small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the some text. ये आपका क्या है कि जो होता है हैंड राइटिंग जैसे नहीं समझ में आता है तो वो क्या हो, स्क्रिप्ट्स क्या होता है जो क्या करती है, मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करती है. जो चीज़ नहीं समझ में आता है वो स्क्रिप्ट्स के थ्रू हमको क्लियर हो जाता है. ओके ये देखिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये किस लैंग्वेज में लिखा है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग एंड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफ़िकल्ट. द नस्तालिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट इज़ कर्सिव एंड ईजी टू रीड. द शिकस्ते ऑन द राइट इज़ डेंसर एंड मोर डिफ़िकल्ट. ये देखिए नस्तालिक जो है, ये आपका फिगर 2 पे देखिए, ये नस्तालिक है और इसके बाद क्या है, ये आपका शिकस्ते है. ओके ये दोनों अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं. Now this is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. Okay, क्या होता है कि जब मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं समझ में आता है किसी की हैंडराइटिंग या क्या लिखा हुआ है, तो ये हम कह रहे बहुत ही टोटली पूरा हमारा डिपेंड क्या हो जाता है फिर कॉपीज़ पे जो स्क्रिप्ट्स के द्वारा बनती है. स्क्रिप्ट्स क्या होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करती है. ओके नाउ एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. तो क्या होता है कि ऑथर की राइटिंग जब नहीं समझ में आती है तो स्क्रिप्ट्स के थ्रू हमको समझ में आता है कि उस मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है. नाउ ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स. द 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collections. ज़ियाउद्दीन बरानी ने जब लिखा था अपना पहला क्रॉनिकल 1356 में, इसका सेकेंड वर्जन उन्होंने 2 साल बाद लिखा था. तो यानी इसमें डिफरेंस आ गया 2 सालों का बीच में. तो अब फर्स्ट वर्जन जो है वो 1960 तक था, उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया नहीं समझ में आया. नाउ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. कौन से सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते थे? The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel and irrigation. अब ये क्या हुआ था, 700 से लेकर 1750 तक बहुत सारे चैलेंजेस थे हिस्टोरियंस के पास. डिफरेंट स्केल्स और वैरायटी के इसमें इनको डेवलपमेंट करना था. तो
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई थी, टेक्नोलॉजीज के हिसाब से यहाँ अपीयर्ड हुई थी। जैसे पर्शियंस ने क्या किया था, इरिगेशन माने सिंचाई का काम व्हील से शुरू किया था। ओके, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और स्पिनिंग व्हील को भी बुनाई में यूज़ किया था। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, न्यू फूड्स एंड बिवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और इसी दौरान 700 to 1750 के बीच में ही नए नए फूड्स और बिवरेजेस माने जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो सारा सब कॉन्टिनेंट में आया था। नाउ पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। ये जो हम लोग पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, ये हमारे इंडिया का नहीं है, ये नए इनोवेशंस आए थे बाहर से। नाउ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट देयर अदर आइडियाज़ with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. इसीलिए जैसे जैसे बाहर के लोग आते गए यहाँ पे चेंजेस होते गए, और ये चीज़ आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। बाहरी लोग यहाँ आए हैं, आलू हमारे इंडिया में, आलू, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी, यह सब हमारा कल्चर में नहीं था, लेकिन बाहर के लोग यहाँ आए, अपने साथ नई आइडियाज़ लेके आए, यहाँ पे उन्होंने इसका ग्रोन अप किया और ये हमारे सामने आए। ना ये पीरियड और क्या कहलाता था, मोबिलिटी पीरियड। ये इसका मोबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें क्या होता था, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत से लोगों का, जिसे कारवां हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स बहुत दूर दूर जाते थे अपने यानी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि कहाँ पे कैसा मिलता था, वहाँ जाके ये लोग अपना सेटलमेंट करते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। ओके, इन ग्रुप्स ऑफ पीपल में सबसे जो थे इम्पॉर्टेंट थे वो राजपूत से, और इनका यानी नाम कहाँ से आया है, राजपुत्र से, माने द सन ऑफ अ रूलर। जो रूल करते हैं उनके पुत्र को क्या कहा जाता है, राजपुत्र, और हिंदी में होते हैं राजपूत। Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट status. फिर उसके बाद ये नाम जो है 14th सेंचुरी में उनके लिए कहा गया जो क्षत्रिय होते थे, उनका स्टेटस, कास्ट स्टेटस क्षत्रिय कहलाता था, लेकिन वो वॉरियर्स के रूप में काम करते थे युद्ध करने के। इसमें द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क। माने ये राजपूत वगैरह क्या होते थे, ये अपने यानी आर्मीज़ में अपना एज अ सोल्जर और कमांडर्स अपनी सेवाएं देते थे। अ चिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज़। ये एक्सट्रीम वेलर एंड बहुत बहादुर होते थे ये लोग, लॉयल होते थे, कोड ऑफ कंडक्ट भी इनका बहुत अच्छा रहता था। तो ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ क्या होती थी, राजपूत के अंदर होती थी। Other groups of people such as the Marathas, Sikh, Jats, Ahoms and Kayas, a caste of scribes and secretaries also used the opportunities of the age to become politically important. तो अपने आप में ये सिख, जाट, अहोम, मराठा ये लोग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, पॉलिटिकली दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसी पीरियड में क्या हुआ था कि फॉरेस्ट को भी क्लियर करके ये लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते थे, ठीक है। और चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट आपने साइंस में पढ़ा होगा। हैबिटेट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। ओके, हैबिटेट क्या होता है, कहीं भी रहने के हैबिचुअल हो जाना, उस के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेना। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो लोग क्या किए, फिर माइग्रेट होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। और जो दूसरे थे जो चले गए, माइग्रेट हो गए, वो तो चले गए, लेकिन जो दूसरे थे वो ज़मीन पे ही अपनी दूसरों के खेती बाड़ी करने लगे, माने पीजेंट्स। पीजेंट माने फार्मर बन गए। दिस न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, chieftains, priests, monasteries and temples. They become part of large complex societies were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. ओके, इस तरह से इस पीरियड में ही खेती बाड़ी और ये सब का काम शुरू हो गया था, टैक्सेस पे करना भी शुरू हो गया था। इससे क्या होती है, इकोनॉमिकल कंडीशन इम्प्रूव होती है। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातिज और सबकास्ट। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई तो पीपल्स क्या हुआ, इसी में जातिज और सबकास्ट में डिफ्रेंशिएट होने लगे। नाउ जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। दिस रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड
बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स। ओके, एल्डर्स की असेंबली के चलते ये जातिस वगैरह फ्रेम्ड हो गए रूल्स और रेगुलेशंस में कि ये लोग को ये करना है, ये करना है। इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन एनफोर्स लिया गया और वो भी एल्डर्स की सहमति से। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत, बट जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय chieftain. Together they were only one. Together they were only one small unit of a state. ओके, ये सब ज़्यादा जो था ये जाति के ऊपर था कि जाति पंचायत बैठती थी और ये सब अलग अलग तरह के अपने रूल्स और रेगुलेशंस लगाते थे। नाउ रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल्स। चैप्टर 2 में आप चोल्स, चैप्टर 3 में आप तुगलक्स और मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो आप मैप में देख रहे हैं ये सारा चीज़ें जो था ये लोग के यानी उसमें था, उनका रीजन था, ये उनका रीजन था। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री में हमको समझ में आएगा कि कौन सा राजा कहाँ पे, चोल्स मुगल्स तुगलक्स कहाँ पे उन्होंने अपना वो चलाया था, कैसे उनको प्रशस्ति मिला था, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ कम टू दिस लैंग्वेज एंड रीजन। इन 1318 the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. Sindhi, Lahori, Kashmiri, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मालबरी, गौरी, अवधी, ये सारे लैंग्वेजेस, हिंदवी, ये सारे लैंग्वेजेस किसने नोट डाउन किए थे? आमिर खुसरो ने नोट किया था कि सारी लैंग्वेजेस किस किस जगह में बोली जाती है। ओके, हर रीजन की अलग अलग होती है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री ये सब सदर्न कर्नाटका की लैंग्वेज थी। तेलंगानी आंध्र प्रदेश की थी, गुजरी गुजरात की थी, और माबारी तमिलनाडु की, गौरी बंगाल की थी, अवधी जो है वो उत्तर प्रदेश की थी, और हिंदवी अराउंड द दिल्ली। Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. ओके, आमिर खुसरो ने जब एक्सप्लेनेशन शुरू किया कि कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ किस किस रीजन में बोली जाती थी, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि संस्कृत लैंग्वेज किस रीजन का है। क्यों? क्योंकि संस्कृत हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है जिसे कॉमन पीपल नहीं जान पा सकते थे, लेकिन ओनली किसको पता था, इसका नॉलेज था ब्राह्मण्स को। नाउ अब आपको ये करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ, ये आपका बात का काम है। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। By 700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about this in chapter 9. अब ये लैंग्वेज के बारे में कि किस रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, ये जोग्राफिकल डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उनकी अपनी लैंग्वेज और कल्चर था, ये हम चैप्टर 9 में कवर करेंगे। ओके, नाउ इन दिस पैराग्राफ, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century, it led to the re-emergence of regional states. इसमें मुगल्स के बारे में दिया जो आपके चैप्टर 10 में हम कवर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, द 1000 years of history that we are exploring witnesses major developments in religious traditions. People belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social words of this group altered so too did their beliefs. Okay, 1000 of years की हिस्ट्री में क्या होता था कि ये सब मेजर डेवलपमेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आया था। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल। जो पीपल्स अपनी बिलीफ्स पे यानी अपने डिवाइन पे भरोसा रखते थे, जो अपने कल्चर पे वो करते थे, रिलीजन पे, वो पूरी तरह से डीपली उसके पे पर्सनली कनेक्टेड होते जा रहे थे। नाउ इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. This included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmans, the priests, as dominant groups in society. ओके, इसी टाइम पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ था, प्रीस्ट वगैरह थे, और ये सब एक समाज में एक डोमिनेंट ग्रुप्स में कंसिडर किए जाते थे. नाउ देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. ब्राह्मण्स को संस्कृत टेक्स्ट का बहुत नॉलेज था, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत होती थी उस टाइम पे सोसाइटी में. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige.
ओके, पैट्रॉन क्या होते हैं? पैट्रॉन्स क्या होते हैं? एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट्समैन, अ लैंडमैन और अ नोबल। पैट्रॉन्स वो होते थे जो काफ़ी यानी प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, जो काफ़ी यानी संपन्न होते थे, जो दूसरों को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। तो ये पैट्रॉन्स क्या करते थे? ये सपोर्ट करते थे जिनको संस्कृत का नॉलेज था। ओके, न्यू रूलर्स एंड सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस पीरियड में कौन सा डेवलपमेंट हुआ था? भक्ति का। ओके, पर्सनल डिटी डेवोटीज वो कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स। पहले मनाही होती थी, कुछ रूल्स और वो था, तो अब क्या हुआ था? भक्ति जब आई थी, आइडिया आया भक्ति का, तो उसमें क्या हुआ था कि सब अपने अपने तरह से पूजा करते थे, अपनी तरह से सब रिचुअल्स को फॉलो करते थे, इलेबोरेट भी करते थे। अब इस भक्ति जो मूवमेंट था एक बार चला था, ये चैप्टर 8 में हम आपको क्लियर होगा। ये आपका सारा इसी से रिलेटेड है, लेकिन डिटेल स्टडीज़ इसकी आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेंगी। नाउ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, इन सब में वही मुस्लिम्स और ब्रिटिश के डिविजन्स कैसे उन्होंने किया था, ये सारी चीज़ें हम इस पैराग्राफ में हैं। Now after that, during these thousands years of the societies of the subcontinent were transformed often, and economics in several regions reached a level of prosperity। ये सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसका आपको CW और HW मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। ओके, आप इसको पॉज कर करके भी पढ़ सकते हैं। Goodbye and take care.